बात की जाए, अ 55-year-old woman with a history of breast cancer presents with new onset of mid back pain that is constant and worsens at night. What is the most likely diagnosis? 55 साल की खातून है और उनको ब्रेस्ट कैंसर है. अब एक न्यू पेन स्टार्ट हुआ है मिड बैक पेन पे, जो कि कांस्टेंट है, यानी किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उठने बैठने लेटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और रात के टाइम पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, बी स्पाइनल मेटास्टेसिस, सी डिस्क हर्निएशन, डी मस्कुलर स्ट्रेन. अभी पीछे पढ़ के आए हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टिफनेस भी साथ लेके आता है और साथ में लिमिटेड जॉइंट मोशंस होती हैं, तो जिसे किसी ना किसी पोस्चर या पोजीशन में आप इम्प्रूव कर सकते हैं. डिस्क हर्निएशन की बात की जाए तो अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से आप उसे इम्प्रूव और वर्स करते हैं. एग्रावेटिंग फैक्टर्स भी हैं और साथ में एलिविएटिंग फैक्टर्स भी हैं. मस्कुलर स्ट्रेन भी अभी पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि आप मतलब कि रेस्ट करने से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसमें से स्पाइनल मेटास्टेसिस, क्योंकि ऑलरेडी कैंसर था, मेटास्टेसिस का वर्ड है कि अब किसी और जगह पे आपका कैंसर फैल चुका हुआ है, तो इस केस में आपका एक यही ऑप्शन बनता है. स्पाइनल मेटास्टेसिस हुआ है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या है, उसको पेन हो रहा है. आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि स्पाइनल मेटास्टेसिस किस तरीके से दिखेगा, और साथ में ये एक और पिक्चर है मेटास्टेटिक ट्यूमर की कि किस तरीके से ये पेन कॉज करता है. क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जब ये इस तरीके से आपके मतलब कि स्पाइन के अंदर जाएगा, आपके मतलब के पूरे मिड ऑफ द बैक जा रहा है, किसी भी एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो कांस्टेंट पेन पेशेंट को रहेगा, कांस्टेंट कंप्लेन करेगा, और रात के वक्त मतलब इसमें ज़्यादा जो हो गई पेन की शिद्दत बढ़ जाएगी. तो ये आपका आंसर है. उसके बाद है 52. A 45-year-old construction worker complains of difficulty with knee flexion and pain in posterior thigh. Manual muscle testing reveals weakness in knee flexion. Which muscle is most likely involved? अब knee flexion की weakness है, कौन सा muscle involved है? Simple question है. A hamstrings, B quadriceps femoris, सी गैस्ट्रोकनीमियस, डी सोलियस. तो नी फ्लेक्शन जब वीक होगी तो आपका आंसर है इस केस में ए हैमस्ट्रिंग्स. हैमस्ट्रिंग्स वीक होंगे तो आपकी नी फ्लेक्शन जो होगी वो वीक हो जाएगी. क्वाड्रिसेप फेमोरस एक्सटेंड करता है आपकी नी को, क्योंकि वो क्वाड्स का पार्ट है. गैस्ट्रोकनीमियस प्लांटा फ्लेक्शन करवाता है एंकल की और फ्लेक्स करता है नी को. सोलियस क्या करवाता है? प्लांटा फ्लेक्शन ऑफ द एंकल. क्वेश्चन नंबर 53. A 30-year-old patient with acute ankle sprain is treated with cryotherapy. कोल्ड थेरेपी के साथ ट्रीट किया जाता है एंकल स्प्रेन के पेशेंट को, एक्यूट एंकल पेन के पेशेंट को. व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रायोथेरेपी इन एक्यूट फेज ऑफ इंजरी? अब इसका क्या बेनिफिट होता है जब आप एक्यूट फेज में कोल्ड थेरेपी को यूज़ करते हैं? ए पेन रिडक्शन थ्रू सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन, बी इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द एरिया, सी रिडक्शन ऑफ मसल स्पास्टिसिटी, डी डिक्रीज इन टिश्यू टेम्परेचर टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. तो करेक्ट आंसर आपका डी, डिक्रीज करता है टिश्यू टेम्परेचर को और रिड्यूस करता है आपकी इन्फ्लेमेशन को. ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, क्योंकि आप जैसे ही कोल्ड थेरेपी देंगे वहाँ वैसे कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, वैसे कंस्ट्रिक्ट होगी, टेम्परेचर कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी. तो आपको ये बेनिफिट मिलता है क्रायोथेरेपी का, और इसे हम ज़्यादातर 15 से 20 मिनट करते हैं, क्योंकि उसके बाद रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वेजोडाइलेशन हो जाती है. तो क्रायोथेरेपी बेनिफिशियल भी तब तक रहती है जब तक आप इसे 15 से 20 मिनट तक करते हैं. इसके बाद ये यूजलेस हो जाती है. ये शायद मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी के वीडियोज़ के अंदर आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है. Question number 54. A 20-year-old basketball player complains of acute ankle pain and swelling after landing awkwardly. अब फिर से वर्ड लैंडिंग awkwardly बड़ा आपके लिए क्लू वाला पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से देख कर आ रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर मार्क किया था कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है. On another player's foot, he is unable to bear weight. What is the most likely diagnosis? बास्केटबॉल प्लेयर है, एक्यूट पेन स्टार्ट हुआ है, ऑकवर्डली लैंड किया है और पेन बियर नहीं कर पा रहा. ये तो कहा ही ना कि डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, उन्होंने कहा पेन तो बियर ही नहीं कर पा रहा. तो क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है? ए एचएलएस टेंडिनाइटिस, बी एंकल स्प्रेन, सी एंकल फ्रैक्चर, डी प्लांटर फिशियाइटिस. अब इस केस में जो क्लूज़ हैं आपके पास वो है एक्यूट पेन है, लैंडिंग ऑकवर्ड की है, स्वेलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है
और उसके ऊपर पाँव नहीं रख, मतलब वज़न नहीं आ रहा, वज़न बिल्कुल भी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है फ्रैक्चर का, कि इस केस में एक कंडीशन सजेस्ट कर रही है कि इसमें क्या हुआ है, आपका फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से पेशेंट वेट बिल्कुल भी वेयर नहीं कर रहा। लैंडिंग ऑकवर्डली क्या है, डायरेक्ट ट्रॉमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम अक्सर ACL के टीयर में या किसी और कंडीशन में भी देखते हैं। लेकिन उसमें हमें ये देखना होता है साथ में कि आपकी इंस्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट अगला क्लू जो था वो ये था कि पेशेंट वेट ही बेयर नहीं कर पा रहा। तो जब पेशेंट वेट ही बेयर नहीं कर पा रहा तो ये फ्रैक्चर के चांसेस हैं कि इसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि ब्लो या ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है, पेशेंट फ्रैक्चर में गया है। एचएलएस टेंडेनाइटिस में क्या होता है, पेन डेवलप ग्रेजुअली करता है, एक्यूटली नहीं करता है। एंकल स्प्रेन की बात की जाए तो एक कॉमन इंजरी होती है, लेकिन इसके अंदर पेन और स्वेलिंग जो होती है वो भी पाई जाती है, और साथ में इनएबिलिटी टू बियर वेट स्ट्रांगली लीन्स करता है आपका फ्रैक्चर की तरफ। मतलब कि एक डायरेक्ट आपका क्लू देता है कि ये फ्रैक्चर के चांसेस हैं, कि स्प्रेन के अंदर डिफ़िकल्टी आ सकती है वॉकिंग के अंदर, या थोड़ा बहुत पेशेंट वेट जो है वो अपना बेयर कर सकता है। प्लांटर फिशियाइटिस की अगर हम बात करें तो द कंडीशन इज़ करेक्टराइज बाय पेन ऑन द बॉटम ऑफ फुट। बार बार बताया हील पेन होती है और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जो कि थोड़े थोड़े स्टेप के साथ बेहतर हो जाती है, और एक्यूट ट्रॉमा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये आपको यहाँ पे एंकल स्प्रेन और एंकल फ्रैक्चर में किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में जो है मतलब कि दो ही ऑप्शन बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एंकल स्प्रेन या एंकल आपका फ्रैक्चर। तो ये आप टेबल याद रख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एंकल स्प्रेन होगा तो आपका लिगामेंट स्ट्रेच होगा, ट्विस्टिंग रोलिंग आती है, आपको फ्रैक्चर के अंदर आपकी बोन ब्रेक करती है। किस तरीके से होती है, एंकल स्प्रेन में फुट ट्विस्टिंग का वर्ड यूज़ किया होगा, आउटवर्ड हमने पीछे भी पढ़ा, इवर्जन या इनवर्जन का वर्ड यूज़ होगा, जबकि आपका एंकल फ्रैक्चर के अंदर डायरेक्ट ब्लो का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लैंडिंग ऑकवर्डली का वर्ड यूज़ किया जा सकता है। सिम्टम्स की बात की जाए, पेन होगी, टेंडनेस अराउंड द जॉइंट, स्वेलिंग होगी, ब्रूज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, और यहाँ पे देखिए इनएबिलिटी टू बियर वेट होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है स्प्रेन के अंदर कि पेशेंट वॉक कर सके विद डिफ़िकल्टी, जबकि इसके अंदर क्या है, फ्रैक्चर के अंदर एबनॉर्मल अलाइनमेंट होने की वजह से पेशेंट वॉक नहीं कर पाएगा। और एंकल फ्रैक्चर के अंदर स्वेयर पेन और टेंडनेस होती है, और ब्रूजिंग वाइड स्प्रेड होती है, मतलब कि लोकलाइज से थोड़ा एरिया ज़्यादा हो जाता है। क्लासिकल फीचर्स की अगर इन दोनों की बात की जाए, एंकल स्प्रेन के अंदर क्या होता है, आपकी स्वेलिंग और ब्रूजिंग है आउटसाइड ऑफ द एंकल, लेटरल एंकल वाली साइड पे, लेटरल आपके एंकल की साइड पे। जबकि आपके एंकल फ्रैक्चर की बात की जाए, विजिबल डिफॉर्मिटी होगी, एबनॉर्मल अलाइनमेंट हो जाएगी एंकल की, और डिफ्यूज़ और एक्सटेंसिव स्वेलिंग हो जाएगी। प्रेजेंटेशन की बात की जाए, स्वेलिंग और ब्रूजिंग होगी लोकलाइज आपके एंकल स्प्रेन में, जबकि एंकल फ्रैक्चर के अंदर आपका वाइड स्प्रेड एरिया होगा और स्वेयर किस्म की आपको स्वेलिंग और पेन हो जाएगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अगर बियर वेट हो ही नहीं रहा तो वो आपका फ्रैक्चर है, लेकिन अगर लिमिटेड रेंज आ गई है, थोड़ा बहुत पेशेंट वॉक कर पा रहा है, पॉसिबली है कि वो थोड़ा बहुत स्टेप ले सके, तो वो आपका स्प्रेन की कंडीशन। इसके अलावा भी मैंने साइंस देखती हैं जो कि आपको अलग क्लू देंगे आपके क्वेश्चन के अंदर कि पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात की जाए, अ 40-year-old पेशेंट विद नी पेन रिपोर्ट्स शार्प पेन ड्यूरिंग रनिंग एंड जंपिंग लोकलाइज्ड टू द फ्रंट ऑफ द नी बिलो द नी कैप, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट। अब कंडीशन मैंने आपको शायद पहले बता दिया, अराउंड द नी कैप था तो भी मैंने कंडीशन बताई थी, ऑन मतलब कि टू द फ्रंट ऑफ द नी बिलो द नी कैप, अब ये डायरेक्ट बता रहा है, और जंपिंग की वर्ड भी यूज़ कर रहा है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जंपर्स नी किसे कहते हैं। तो इस केस में उन्होंने कंडीशन पूछी भी नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछा कि इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा। ए आइस एप्लीकेशन एंड रेस्ट, बी सर्जिकल इंटरवेंशन, सी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, डी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो करेक्ट आंसर है कि आप उसके ऊपर आइस करें, आप जो हम राइस प्रोटोकॉल पढ़ते हैं आप वो फॉलो करें, क्योंकि पेन जो है इस केस में ज़्यादा हो रहा है, तो आप कोशिश करें आप वो करें। तो ये आपके टेंडनाइटिस की कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है तो आइस एप्लीकेशन और रेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, अ 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द हेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मैनुअल मसल टेस्टिंग रिवील्स वीकनेस इन नेक एक्सटेंशन, विच मसल इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। सीधा क्वेश्चन है कि अगर आपकी मतलब कि नेक एक्सटेंशन वीक है तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं।
ए ट्रेपीजियस, बी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, सी लिवेटर स्कैपुली, डी स्केलिनीज। तो करेक्ट आंसर आपका ट्रेपीजियस इन्वॉल्व है अगर आपकी नेक एक्सटेंशन में वीकनेस है। वो आपका एक्सट्रिंसिक मसल है आपका ट्रेपीजियस, और जो इंट्रिंसिक नेक एक्सटेंसर्स हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्पिनस कैपिटस और सेमी स्पाइनालिस कैपिटस, ये आपके इंट्रिंसिक नेक एक्सटेंसर्स हैं। जबकि आपके एक्सट्रिंसिक की बात की जाए तो वो ट्रेपीजियस है, अगर वो वीक होगा तो आपकी नेक एक्सटेंशन वीक हो जाएगी। आपने ऑप्शन देख के उसका आंसर मार्क करना है। अगर बात की जाए आपके स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड की, तो वो रोटेट करता है और टिल्ट करता है हेड को और असिस्ट करता है नेक की फ्लेक्शन को। लिवेटर स्कैपुली की बात की जाए तो वो एलिवेशन और डाउनवर्डली रोटेट करता है स्कैपुला को और असिस्ट करता है नेक की लैटरल फ्लेक्शन को। स्केलिनीज की बात की जाए, एलिवेट करते हैं फर्स्ट टू रिब्स को और असिस्ट करते हैं नेक की फ्लेक्शन और लैटरल फ्लेक्शन को। तो ये अगर आपको इनके फंक्शन पता होगा, आपको आंसर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा। Question number 57. A 30-year-old runner presents with pain in front of the knee worsened by running, jumping and going up and down stairs. What is the most likely diagnosis? अब ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर आइस थेरेपी हम कर रहे थे और साथ में आप रेस्ट कर रहे थे। तो ये कौन सी कंडीशन है, इसे क्या कहा जाता है? ए पटेलर टेंडिनाइटिस, बी इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, सी मीडियल मेनिस्कस टियर, डी पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर आपका पटेलर टेंडिनाइटिस। अभी मैंने आपको बताया जिसे हम जंपर्स नी भी कहते हैं, और जबकि पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम को हम रनर्स नी भी कहते हैं। तो ये इसका क्लू है, फ्रंट ऑफ द नी। डायरेक्ट आपको एरिया बताया जाएगा तो ये आपका क्या होगा? टेंडिनाइटिस, पटेलर टेंडिनाइटिस है। अराउंड द नी कहा जाएगा तो वो आपका पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम होगा। मीडियल मेनिस्कस टियर भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आईटी बैंड सिंड्रोम भी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। Question number 58. A 32-year-old dancer presents with ankle instability and frequent rolling of the ankle. Manual muscle testing reveal weakness in ankle eversion. Which muscle is most likely affected? अब साथ में उसने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है कि रोलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसकी एंकल इवर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सा मसल होगा? ए पेरोनिस लॉन्गस, बी टिबियालिस इंटीरियर, सी गैस्ट्रोकनीमियस, डी सोलियस। तो ए आंसर इज करेक्ट। पेरोनिस लॉन्गस इन्वॉल्व होता है आपकी एंकल इवर्जन में। अगर वो वीक होगा तो आपकी मूवमेंट इवर्जन की वीक हो जाएगी। टिबियालिस इंटीरियर डॉर्सीफ्लेक्शन में इन्वॉल्व है, गैस्ट्रोकनीमियस प्लांटर फ्लेक्शन में इन्वॉल्व है, और सोलियस भी आपकी प्लांटर फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है। वीकनेस टिबियालिस इंटीरियर की होगी तो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होगी, पेरोनियस लॉन्गस की नहीं होगी तो आपकी इवर्जन नहीं होगी। Question number 59. A 26-year-old marathon runner experiences intense pain and swelling in lower leg, particularly in the anterior compartment. The pain is described as deep ache that increases with prolonged running and decreases with rest. Which condition is most consistent with these findings? अब 26-year-old रनर है, मैराथन रनर है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है पेन भी, स्वेलिंग भी लोअर लेग के अंदर, जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर है। पेन किस टाइप का है? डीप एक है, जो कि ज़्यादा हो जाता है रनिंग से और कम हो जाता है रेस्ट से। विच कंडीशन इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस फाइंडिंग? कौन सी ये पॉसिबल लाइकली कंडीशन हो सकती है आपके इस केस में? ए मीडियल स्ट्रेस टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, बी कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सी एचएलएस टेंडिनाइटिस, डी पेरोनियल टेंडिनाइटिस। मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम पीछे पढ़ लिया हमने, जिसमें हमने बात की थी कि मीडियल साइड पे पेन था। एचएलएस टेंडिनाइटिस में पोस्टीरियर साइड पे, एंकल साइड पे पेन होगा, मतलब पोस्टीरियर आपके बिल्कुल नीचे जहाँ पे आपका एंकल जॉइंट है वहाँ पे पेन होगा। पेरोनियल टेंडिनाइटिस में आपके थोड़ा सा लैटरल साइड पे पेन होगा, और यहाँ पे आपका, और इन केसेस में जब ये पेन डिस्क्राइब किया जाता है तो इन केसेस में आपके मतलब कि स्वेलिंग का इस तरह से लेना देना नहीं होता जो रेस्ट के साथ ज़्यादा ये कम हो रही है, लेकिन लोअर लेग में स्वेलिंग बार बार होना ये आपका इंडिकेट करे, स्पेशली इंटीरियर कंपार्टमेंट में ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम है आपकी। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। और दूसरा ये कि इसमें पेन डीप था, डीप पेन या तो फिर मतलब ऐसी कंडीशन जो थोड़ी सी अंडरलाइन मतलब एरिया से आ रही होती है तब आपका ये पेन अराइज करता है। और साथ में इस केस में कंपार्टमेंट सिंड्रोम में इंटेंस पेन भी होता है जो एक्टिविटी के साथ ज़्यादा हो जाता है, टाइटनेस भी फील करते हैं आप मसल कंपार्टमेंट के अंदर, और ये इस केस में आपका करेक्ट आंसर बनता है। और इसकी वजह से आपका क्या होता है, लोअर लेग में इंटीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं। मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, इनर शिन यानी कि इनर टिबियल साइड पे पेन होगा, एचएलएस टेंडिनाइटिस में हील एरिया में पेन होगा, पेरोनियल टेंडिनाइटिस में आउटर साइड ऑफ द लेग में पेन होगा। तो ये भी बता दिया कि बाकी क्यों आंसर आपके नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज़ योर कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
Question number 60. A 40-year-old patient with broken leg instructed to use crutches for mobility. अब एक 40-year-old patient है, टांग टूटी हुई है, क्रचेज यूज़ करने हैं उसने. अ पेशेंट इज़ अनश्योर अबाउट द प्रॉपर टेक्निक फॉर यूजिंग क्रचेज ऑन स्टेयर. उसे नहीं पता क्रचेज कैसे स्टेयर्स पे यूज़ करने हैं. व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच फॉर सेफ्टी नेविगेटिंग स्टेयर्स विद क्रचेज. इसका करेक्ट मतलब कि क्या तरीका है जो पेशेंट को बताया जाए और जिससे स्टेयर्स को नेविगेट यानी ऊपर जाया जा सके. A. Use crutches first followed by injured leg and then uninjured leg. B. Place both crutches on the same step, then lift the injured leg followed by uninjured leg. C. Move the uninjured leg up to the first step, up to the step first followed by crutches and then the injured leg. D. Hop up the stairs on uninjured leg while holding the crutches in the other hand. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी कि पहले मूव की जाए अनइंजर्ड लेग अप टू द स्टेप फर्स्ट फॉलोड बाय द क्रचेस एंड देन द इंजर्ड लेग. पहले जो आपकी टांग सही है उसको ऊपर रखा जाए, फिर क्रचेस को ऊपर रखा जाए, फिर आपकी जो इंजर्ड लेग है उसे ऊपर रखा जाए. तो ये इसका करेक्ट वे है. Question number 61. A patient recovering from an ankle sprain is advised to use crutches. अब ankle sprain के साथ patient है, उसे advice किया गया है कि वो crutches का इस्तेमाल करे ताकि to avoid putting extra weight on injured foot. Which of the following actions should the patient take to maintain proper technique and avoid injury while using crutches? कौन सी टेक्निक इसमें से सही है जो पेशेंट को मतलब नोटिस में लेनी चाहिए, उस तरह से पेशेंट को फॉलो करना चाहिए. A. Lean heavily on crutches to keep weight off the injured foot, कि अपना सारा वजन ही crutches पे डाल दे. B. Swing both legs together with each crutch step for better balance, कि अपनी टांग जो injured वाली है उसको मतलब swing करके आगे लेके जाए, हर जो step लेता है वो crutch के साथ. C. Keep weight on the crutches by holding them close to the armpits, मतलब crutches को armpits के close रखे ताकि जो weight होगा सारा crutches पे आएगा. D. Move the crutches and injured leg simultaneously to maintain balance. crutches और injured leg को इकट्ठे move करे ताकि maintain कर सके balance को. तो correct answer आपका D ही है कि move करे crutches को और injured legs को इकट्ठे ताकि balance maintain हो सके और आपका जो है extra weight injured leg से prevent किया जा सके. Question number 62. A 60-year-old patient recovering from a leg injury is learning how to use crutches with two-point gait pattern. What is the correct sequence for using a two-point gait? ये आपको पार्ट 1 इस सीरीज़ के जो MCQs 1200 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर मैं आपको 2-point gait, 3-point gait, 4-point gait में स्लाइड से जिक्र कर चुकी हुई हूँ कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको. जो आपका 2-point gait पैटर्न है वो यूज़ करना है, मतलब कि एक 60-year पेशेंट है जो कि लेग इंजरी से वापस आ रहा है, उसे यूज़ करना है हाउ टू यूज़ क्रचेस विद द 2-point gait पैटर्न. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2-point gait का आपके पास करेक्ट सीक्वेंस क्या है. A. Move both crutches forward, then injured leg followed by uninjured leg. B. Move one crutch and the opposite leg forward simultaneously, then the other crutch and leg. C. Move both crutches forward together, then the uninjured leg forward. D. Move the crutches forward, then hop forward on the uninjured leg. हॉप का मतलब होता है छलांग लगाना, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठे साथ में रखना. तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी कि पहले मूव करो एक क्रच को, फिर जो आपकी ऑपोजिट लेग है उसको लेके आगे आओ इकट्ठे, यानी कि एक क्रच आपकी जो फॉर एग्जांपल आपके राइट लेग की क्रच आगे जा रही है तो उसी टाइम पे आपका जो ऑपोजिट है लेफ़्ट जो फुट होगा वो आगे जाएगा. फिर अगर आपके लेफ़्ट जो है क्रच वो आगे जा रही है तो उसी टाइम पे आपका राइट जो है लेग साथ में आगे जाएगा. तो ये क्या साइमल्टेनियसली इकट्ठे जाएगा लेकिन ऑपोजिट जाएगा. तो ये अगर माइंड में आप देखें इसके लिए आपको डायरेक्टली एक वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ 2-point gait, 3-point gait और 4-point gait की आपको जो विजुअलाइजेशन है वो दिखाई जाएगी. तो इस टाइम के लिए आप ये याद रखें और माइंड में इसको विजुअलाइज करें. पिक्चर भी दिखाई गई है कि किस तरीके से आपने लेना है कि पहले आपके पास ये अगर एक आप इसमें ये देखें कि ये इस साइड की ये वाली साइड की ये आपका लेफ़्ट है, इसका क्रच आगे रखा गया है तो साथ में राइट लेग फौरी आगे रखी गई है. इसी तरीके से अगर ऑपोजिट साइड का क्रच रखा जाएगा तो ऑपोजिट टांग रखी जाएगी लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे. Question number 63. A patient using crutches is instructed to use a 3-point gait pattern. What is the correct technique for performing a 3-point gait?
अब 3 पॉइंट गेट का परफॉर्मिंग टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे. ए, मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड देन ब्रिंग द uninjured leg forward. B, move both crutches and uninjured leg forward simultaneously then uninjured leg. C, move both crutches forward then uninjured leg followed by uninjured leg. D, move one crutch and the opposite leg forward together then the other crutch and leg. तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है ए, मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड देन ब्रिंग अनइंजर्ड लेग फॉरवर्ड. पहले दोनों क्रचेस को आप आगे रखेंगे. इसकी भी पिक्चर आपको शो की गई है कि सबसे पहले आपने क्या करना है. आप इस केस में आपको शो किया गया पहले दोनों क्रचेस आपकी आगे आएंगी इस तरीके से, और उसके बाद पहले आपके दोनों क्रचेस आगे आएंगी, फिर उसके बाद जो आपका सही वाला अनइंजर्ड फुट है वो आगे आएगा, और उसके बाद आप अपना इंजर्ड जो वाला फुट है वो आगे लेके आ सकते हैं. तो इस तरीके से इसका सही पैटर्न होता है 3 पॉइंट गेट का. Question number 64. A 45-year-old patient is learning a 4-point gait pattern with crutches. What is the proper sequence for 4-point gait? 4-point gait का सही pattern क्या होता है? A. Move one crutch forward then the opposite leg followed by other crutch and the remaining leg. B. Move both crutches forward then injured leg and then uninjured leg. C. Move both crutches and injured leg forward together then the uninjured leg. D. Move one crutch and the uninjured leg forward then the other crutch and the injured leg. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए, कि पहले आप एक क्रच को आगे रखेंगे, फिर दूसरी टांग को आगे रखेंगे, फिर दूसरे क्रच को आगे रखेंगे, फिर दूसरी टांग को आगे रखेंगे. इसकी विजुअल आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से. तो इस पिक्चर में आप देखें, विजुलाइज़ करें कि स्टेप 1 में आपने क्या किया है. ये आपका राइट और ये आपका लेफ़्ट साइड. अब आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपने राइट जो है क्रच आगे रखा है स्टेप 1 में. स्टेप 2 में आपने क्या किया है, आपने अपना ये जो मतलब कि लेफ़्ट फुट है वो आगे रखा है. स्टेप 3 में आपने क्या किया है, आपने अपना लेफ़्ट जो है क्रच आगे रखा है, और 4th में आपने क्या किया है, अपना राइट फुट आगे रखा है. यानी एक पहले क्रच ऑपोजिट लेग, फिर क्रच, फिर ऑपोजिट लेग. ये आपका करेक्ट पैटर्न होता है 4-point गेट का. क्वेश्चन नंबर 65 की बात की जाए. 55-year-old patient recovering from a foot injury is practicing walking with crutches and has been instructed to use a 3-point gait. अब वो क्या है, फुट इंजरी है, 3-point gait को इंस्ट्रक्ट किया गया. द पेशेंट आस्क्ड हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम यूजिंग crutches टू वॉकिंग विदाउट देम. अब पेशेंट ये पूछ रहा है कि मैं क्रचेस से किस तरीके से मतलब कि छुटकारा पाऊँ, किस तरह ट्रांजिशन की जाए कि मैं क्रचेस छोड़ के उनके बगैर चलना सीख सकूँ. तो पेशेंट को इस टाइम पे क्या अप्रोप्रिएट एडवाइस देनी चाहिए. A. Start by practicing the 2-point gait pattern to build strength and balance before transitioning. B. Gradually increase the use of crutch until you walk without them entirely. C. Begin by using 4-point gait pattern to improve stability, then transition to walking without crutches. D. Practice walking with crutches at home without any specific gait pattern until you feel confident. तो इसमें उसने ये कहा है, ए के अंदर के पहले 2-point गेट पे जाओ, उसके बाद आप ट्रांजिशन करना. बी क्या है, क्रचेस का इतना इस्तेमाल करो जब तक उनके बगैर नहीं आप हल अपना वॉकिंग नहीं कर सकते. सी में क्या है कि पहले 4-point गेट की तरफ जाओ. डी में कहा है कि प्रैक्टिस करो वॉकिंग विद क्रचेस एट होम विदाउट एनी स्पेसिफिक गेट, कि आप इसके बगैर क्रचेस के बगैर प्रैक्टिस करो वॉकिंग को. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए, कि पहले आप 2-point गेट पैटर्न को फॉलो करो ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो सके, बैलेंस आ सके, ताकि आप ट्रांजिशनिंग से पहले अपने पोजीशन और गेट को संभाल सको. अच्छा, यहाँ पे आपको इंडिकेशंस दी गई हैं. 2-point गेट कब इस्तेमाल करते हैं, 3-point गेट कब इस्तेमाल करते हैं, और 4-point गेट कब इस्तेमाल करते हैं. जो 2-point गेट होता है वो आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने पार्शियल वेट बेयरिंग करनी हो, पेशेंट अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, पेशेंट को मॉडरेट सपोर्ट चाहिए हो, और इम्प्रूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हो, मतलब ज़्यादा उसका मसला नहीं हो. 3-point तब होगा, ये नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट में दिया जाता है ताकि मिनिमल वेट बेयरिंग हो उस टांग के ऊपर, लोअर लेग की इंजरी या सर्जरी हो, पेशेंट रिक्वायरिंग फुल सपोर्ट हो क्रचेस के साथ. और इसमें क्या हुआ, इन पेशेंट नीड टू कीप वन लेग ऑफ द ग्राउंड एंड यूज़ क्रचेस फॉर सपोर्ट. जब एक टांग को उसने ऑफ द ग्राउंड रखना, यानी कि नीचे उसके ऊपर वजन नहीं डालना, तब आप 3-point गेट कहते हैं. 4-point वेट गेट कब कह सकते हैं, पार्शियल वेट बेयरिंग है विद सिग्निफिकेंट सपोर्ट नीडेड है. ये पार्शियल वेट बेयरिंग, लेकिन इसमें सपोर्ट ज़्यादा है. 2-point में सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, 4-point में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैंने पैटर्न बताया कि पहले एक क्रच, फिर एक टांग, फिर एक क्रच, फिर एक टांग.
पेशेंट विद गुड कोऑर्डिनेशन बट नीडिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अच्छी है लेकिन इसका स्टेबिलिटी इशू है तब आप देंगे, और सूटेबल फॉर दो जिन्हें स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं या फिर उनके लिए जिनके गुड अपर बॉडी स्ट्रेंथ है तब भी ये सूटेबल रहता है। तो ये इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। पेशेंट विद रीसेंट हिप रिप्लेसमेंट इज एडवाइज टू यूज 4-point गेट पैटर्न विद क्रचेस, व्हाट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस गेट पैटर्न फॉर दिस पेशेंट। अभी मैंने आपको 4-point गेट में ही बताया तो आपके लिए आसान होगा। ए, इट अलाउज फॉर फास्टर वॉकिंग स्पीड, बी, इट प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, सी, इट इज सूटेबल फॉर नॉन वेट बेयरिंग एक्टिविटीज, डी, इट रिक्वायर्स लेस कोऑर्डिनेशन देन अदर गेट पैटर्न्स। तो करेक्ट आंसर है बी, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। Question number 67. A patient with a recent foot surgery is using crutches and needs to navigate uneven surfaces. Which gait pattern is generally more suitable for maintaining stability on uneven terrain? अब patient है foot surgery से recover कर रहा है, recent foot surgery उसकी हुई है, क्रचेस यूज़ कर रहा है और उसने चलना कहाँ है अनइवन सर्फेसिस के ऊपर, तो उसके लिए कौन सा मतलब कि सूटेबल होगा, मतलब गेट पैटर्न सूटेबल होगा ताकि वो अनइवन सर्फेस या ट्रेन के ऊपर वॉक कर सके। ए 2-point गेट, 3-point गेट, सी 4-point गेट, डी 1-point गेट। तो करेक्ट अब स्टेबिलिटी इस केस में ज़्यादा चाहिए तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा तो कौन सा आंसर बनेगा 4-point गेट। Question number 68. 55-year-old patient is recovering from hip surgery and needs to use an assistive device for mobility. The patient has good upper body strength but struggles with balance. Which assistive device is most appropriate for providing stability and support during walking? 55-year-old patient है जिसकी हिप सर्जरी हुई है, अब उसे असिस्टिव डिवाइस इस्तेमाल करनी है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन बैलेंस का इशू है, कौन सी असिस्टिव डिवाइस उसको दी जाए ताकि स्टेबिलिटी आ सके और सपोर्ट किया जा सके ड्यूरिंग वॉकिंग? ए क्रचेस, बी वॉकर, सी फ्रेम, डी केन। करेक्ट आंसर है वॉकर देना चाहिए, वॉकर ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू ऑल अदर ऑप्शंस। Question number 69. A 60-year-old patient presents with difficulty rising from a seated position. Manual muscle testing reveals weakness in hip extension against resistance. Which muscle is most likely affected? अब कहाँ पे मतलब कि नीचे से ऊपर उठने में प्रॉब्लम है, सीटेड पोजीशन से राइज करने में डिफ़िकल्टी है, हिप की एक्सटेंशन में वीकनेस आ रही है, तो कौन सी मसल इसमें इन्वॉल्व है? ए ग्लूटियस मैक्सिमस, बी इलियोसॉस, सी एडक्टर मैग्नस, डी टेंसर फेशियल लाटा। तो अगर आपको पता है कि हिप की एक्सटेंशन कौन कराता है आपके लिए आंसर गेस करना बहुत ईजी है, तो करेक्ट आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस क्योंकि वो हिप की एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70. A 40-year-old man represents with sharp stabbing pain in the lower back that radiates to the groin. He also has difficulty with urination. What is the most likely diagnosis? 40-year-old man है, sharp और stabbing pain है, मतलब कि जिस तरह खंजर खोपने वाला लोअर बैक के अंदर जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, साथ में पेशेंट को यूरिनेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या डायग्नोसिस बन सकता है? ए लंबर स्ट्रेन, बी किडनी स्टोन्स, सी हर्निएटेड लंबर डिस्क, डी स्पाइनल स्टेनोसिस। अभी हम लोगों ने सारे ऑप्शंस पढ़े एक्सेप्ट फॉर किडनी स्टोन्स, लंबर स्ट्रेन भी पढ़ लिया, हर्निएटेड लंबर डिस्क के भी साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, स्पाइनल स्टेनोसिस के भी देख लिए। इसमें यूरिनेशन का अगर लिंक आ रहा है तो ये आपका किडनी स्टोन से आपका लिंक कर रहा है, ये आपका एक क्लू था इसके अंदर कि किडनी स्टोन के अंदर ये क्लासिकल साइंस है, आपको याद होने चाहिए कि शार्प पेन होगा, स्टैबिंग होगा लोअर बैक के और रेडिएट करेगा ग्रोइन के अंदर और साथ में यूरिनरी सिम्टम्स भी होंगे। Question number 71. A 55-year-old patient complains of shoulder pain and difficulty with external rotation. Manual muscle testing reveals weakness in shoulder external rotation. Which muscle is most likely affected? Shoulder external rotation आपकी weak है तो कौन सी muscle आपकी affected होगी? A infraspinatus, B subscapularis, C supraspinatus, D teres major। तो correct answer आपका infraspinatus involve होगी क्योंकि वो आपकी external rotation करवाता है, subscapularis internal rotation करवाता है, सुप्रास्पिनेटस शोल्डर की एबडक्शन कराता है, टीरीज मेजर आपकी इंटरनल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और रिडक्शन के अंदर।
Question number 72. A 60-year-old patient with hip arthritis is using a cane to improve gait. The patient reports that using the cane in the opposite hand helps with reducing hip pain. Why does this biomechanical adjustment help? A patient जो केन इस्तेमाल कर रहा है मतलब कि ऑपोजिट साइड पे कर रहा है, मतलब जिस टांग का इशू है उसके ऑपोजिट अफेक्टेड लेग के ऑपोजिट वाली जो टांग है, मतलब जो सही वाली टांग है उस हाथ में उसकी केन है, लेकिन इसकी वजह से उसका जो हिप पेन है वो कम है. तो इस मतलब एडजस्टमेंट बायोमैकेनिकल एडजस्टमेंट किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया. व्हाई डज दिस बायोमैकेनिकल एडजस्टमेंट हेल्प? Option A, it reduces the weight bearing load on affected hip. B, it improves balance by shifting the center of mass. C, it increases the range of motion in affected hip. D, it strengthens the muscle around the unaffected hip. Correct answer है आपका A, it reduces the weight bearing load on the affected hip. केन हमेशा ऑपोजिट साइड पे यूज़ की जाती है क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो लोड होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और आपका मैक्सिमम लोड जो होगा वो आपके मतलब के जो अनअफेक्टेड एरिया है और केन है वो बियर करेगी और आपकी अफेक्टेड लेग को प्रिवेंट किया जा सकेगा ओवरलोड से और या फिर एक्स्ट्रा वेट से, जिसकी वजह से पेन कम से कम होगा पेशेंट को. Question number 73. A 50-year-old patient reports difficulty with finger abduction and has trouble spreading the fingers. Manual muscle testing reveal weakness in finger abduction. Which muscle is most likely affected? अब finger की abduction नहीं हो रही तो कौन सी muscle involve है, ये question पूछा गया है. A. dorsal interosseoui. B. palmar interosseoui. C. flexor digitorum superficialis. D. extensor digitorum. करेक्ट आंसर है आपका डोर्सल इंटरोशियाई इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपकी फिंगर की एबडक्शन नहीं हो पा रही. पामर इंटरोशिया फिंगर की एडक्शन करवाते हैं. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस जो होता है आपकी फिंगर्स की फ्लेक्शन में हेल्प करता है. एक्सटेंसर डिजिटोरम जो होता है वो आपकी फिंगर की एक्सटेंशन करता है और आपके एबडक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. Question number 74. A patient with recent stroke has been advised to use a cane for improved stability. The patient has difficulty coordinating cane use with their walking pattern. What technique can help improve coordination and effectiveness? अब एक recent stroke का patient है, उसे advise किया गया है stability के लिए वो cane का इस्तेमाल करे, लेकिन patient को cane मतलब कि patient has difficulty coordinating cane use with their walking. patient को समझ नहीं आ रहा किस तरह walking के साथ coordinate करे अपनी cane को, तो क्या सही तरीका है? Which technique can help improve coordination and effectiveness? किस टेक्निक के थ्रू आप उसकी कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं? ए. प्रैक्टिस वॉकिंग विद द केन इन पैरेलल डायरेक्शन टू द बॉडी. बी. इंश्योर दैट केन इज मूव साइमल्टेनियस विद द अफेक्टेड लेग फॉर बेटर इन कोऑर्डिनेशन. सी. यूज द केन इन सेम हैंड एज द अफेक्टेड लेग टू सिंप्लीफाई मूवमेंट. डी. इंक्रीज द हाइट ऑफ केन टू मैच द पेशेंट स्ट्राइड लेंथ. तो करेक्ट आंसर है बी. इंश्योर दैट द केन इज मूव साइमल्टेनियसली विद द अफेक्टेड लेग फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन. इससे आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इफेक्टिवली यूज़ करे केन को, कि जैसे ही वो टांग उठाए मतलब कि आपकी अफेक्टेड लेग उठाए तब भी वो इंश्योर करे कि आपकी केन साथ में मूव कर रही है. इस तरीके से पेशेंट को गाइड किया जा सकता है. अच्छा, यहाँ पे आपको मेथड भी लिखा हुआ है कि पेशेंट पहले केन किस तरह यूज़ करेगा. द पेशेंट मूव्स द केन फॉरवर्ड वाइल साइमल्टेनियसली स्टेपिंग फॉरवर्ड विद द अनअफेक्टेड लेग. अभी केन को यूज़ करने का तरीका बताया गया है कि सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग और केन साथ आगे जाएगी, फिर अफेक्टेड लेग को वो फॉलो करेगा, अफेक्टेड लेग पीछे से लेके आगे आएगा. और स्टेप 3 में पेशेंट कंटिन्यू करेगा ये पैटर्न. इस तरीके से क्या होगा, इंश्योर होगा केन एंड द अनअफेक्टेड लेग मूव टुगेदर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. इस तरीके से पेशेंट को ट्रेन किया जा सकता है कि पहले क्या करें, केन के साथ आपकी अनअफेक्टेड यानी जो सही टांग है और आपकी केन है वो आपकी मूव करे, फिर आपकी जो अफेक्टेड लेग है वो आगे आए. इस पैटर्न को जब पेशेंट फॉलो करेगा तो उसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. Question number 75. Which of the following is the key distinguishing feature of patellar tendinitis? A. Pain behind the kneecap. B. Tenderness over the patellar tendon. C. Grinding or clicking sensation. D. Pain during prolonged sitting with the knee bend. Correct answer है आपका बी. टेंडनस ओवर दी पटेलर टेंडन. पटेलर टेंडनाइटिस जिसे जंपर नी कहते हैं. अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 2 बार इसको. क्वेश्चन नंबर 76. Question number 76.